आज के इस विस्तृत चर्चा में हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ी विचलित करने वाली है। हम दक्षिण दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है। बिल्कुल। मतलब ऊंची दीवारें हैं, भारी लोहे के गेट लगे हैं और हर नुक्कड़ पर आपको 24 घंटे नजर रखते हुए सीसीटीवी कैमरे मिल जाएंगे। और शिफ्ट्स में जो सिक्योरिटी गार्ड्स गश्त लगाते हैं वो अलग। हाँ, तो बाहर से देखने पर ये दिल्ली के उन चंद सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक लगता है। मतलब जहां परिंदा भी पर मारने से पहले सोचे। सही बात है, एक एकदम आइडियल सुरक्षित जगह। और इसी सुरक्षित किले जैसी जगह के अंदर एक शांत सुबह को एक 22 साल की लड़की अपनी छत पर बने स्टडी रूम में बैठी है। वो आईआईटी से ग्रेजुएट है और अब यूपीएससी की तैयारी कर रही है। उसकी मेज पर किताबें और नोट्स फैले हुए हैं और वो पूरी तरह से पढ़ाई में डूबी है। मतलब एक बहुत ही आम दिनचर्या लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके माता पिता जो हैं वो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं और रोजाना की तरह सुबह अपने जिम रूटीन पर गए हुए हैं। अच्छा। तो सब कुछ बहुत ही शांत और सुरक्षित लग रहा है। लेकिन कुछ ही पलों में ना ये घर एक ऐसी खौफनाक वारदात का केंद्र बनने वाला है जो इस पूरी सुरक्षा के भ्रम को तोड़ के रख देगा। और यही बात इस पूरे मामले को इतना डरावना बनाती है। हाँ, और देखिए आज हमारा उद्देश्य सिर्फ कोई क्राइम स्टोरी सुनाना नहीं है। हमारे पास पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फाइल्स हैं, शहरी सुरक्षा पर कुछ सोशियोलॉजिकल आर्टिकल्स हैं और क्रिमिनल साइकोलॉजी के रिसर्च पेपर्स का तो पूरा एक स्टैक है जिसे हमने बहुत गहराई से स्टडी किया है। सही कहा। तो इन सारे स्रोतों को खंगाल कर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अभेद्य किले जैसी व्यवस्था भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है जब खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। बिल्कुल। और मैं ये कहूंगी कि इस घटना की जो सबसे परेशान करने वाली बात है ना, वो यही है कि खतरा किसी अनजान चेहरे के रूप में नहीं आया। मतलब कोई अजनबी नहीं था। नहीं, हम हमेशा अपनी सुरक्षा को किसी बाहरी खतरे के हिसाब से डिजाइन करते हैं ना। हमारी दीवारें, कैमरे, गार्ड्स, ये सब बाहरी दुनिया को बाहर रखने के लिए हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हमारे पास जो ये मनोवैज्ञानिक और सोशोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, ये एक बहुत अलग पैटर्न दिखाती हैं। ये बताती हैं कि जब किसी परिचित इंसान को मतलब किसी जाने पहचाने व्यक्ति को घर का पूरा एक्सेस मिल जाता है तो हमारी वो सारी महंगी सुरक्षा प्रणालियां अचानक से अंधी हो जाती हैं। बाप रे। और ये बात इन केस फाइल्स में बहुत ही साफ तौर पर दिखती है। चलिए उस सुबह जो हुआ उसे सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। बताइए। सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं। राहुल मीना नाम का एक आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ कॉलोनी के मेन गेट से अंदर दाखिल होता है। 6:30 बजे? हाँ, गार्ड्स वहां मौजूद हैं, कैमरे चालू हैं, लेकिन उसे कोई नहीं रोकता। क्योंकि गार्ड्स उसे पहचानते थे। बिल्कुल, गार्ड्स उसका चेहरा पहचानते थे। राहुल उसी परिवार के लिए पहले एक घरेलू सहायक के तौर पर काम कर चुका था। अच्छा, तो वो पुराना कर्मचारी था। हाँ, और पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे घर की एक एक बारीकी पता थी। मतलब उसे पता था कि स्पेयर चाबियां कहाँ रखी जाती हैं। ये बहुत खतरनाक है ना। उसे परिवार की पूरी दिनचर्या पता थी, यहाँ तक कि माता पिता के जिम जाने का सटीक समय भी उसे मालूम था। इस पूरी स्थिति को देखकर मुझे ना साइबर सिक्योरिटी की एक एनालॉजी याद आती है। कैसी एनालॉजी? जैसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क में दुनिया भर के बेहतरीन फायरवॉल लगे हों, लेकिन अगर किसी हैकर के पास सिस्टम के पुराने एडमिन पासवर्ड्स हों तो वो फायरवॉल उसे घुसपैठिया मानेगा ही नहीं, वो तो उसे ट्रोजन हॉर्स की तरह अंदर आने देगा। अरे वाह, ये साइबर सिक्योरिटी वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब क्रिमिनल साइकोलॉजी में एक बहुत ही अहम सिद्धांत है जिसे हम कॉग्निटिव लोड और ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आसान भाषा में क्या कहेंगे इसे? अगर आसान भाषा में कहूँ तो इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो हर समय हर चीज का विश्लेषण नहीं कर सकता। थक जाएगा दिमाग। बिल्कुल, इसलिए दिमाग कुछ शॉर्टकट बना लेता है और सिक्योरिटी गार्ड्स के दिमाग ने वही शॉर्टकट बना रखा था कि परिचित चेहरा मतलब सुरक्षित व्यक्ति। तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं उसे देखकर। हाँ, अब देखिए, एक आम अपराधी को किसी घर में घुसने से पहले हफ्तों तक रेकी करनी पड़ती है। बाहर से पैटर्न समझना पड़ता है, कमजोरियां ढूंढनी पड़ती हैं जिसमें उसके पकड़े जाने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इस मामले में उसकी पुरानी नौकरी ही उसकी सबसे बड़ी रेकी थी। क्या बात है। मतलब उसे घर का लेआउट, अलार्म सिस्टम का स्टेटस, ये सब जानने के लिए बाहर छुपकर बैठने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एकदम सही, ये सब जानकारी उसके दिमाग में पहले से ही फीड थी।
अब अगर हम पुलिस फाइल्स में दर्ज घटनाक्रम को आगे देखें तो ये जो परिचित होने का भ्रम है ना, ये और भी घातक रूप ले लेता है। अंदर क्या हुआ फिर? राहुल बेरोकटोक घर के अंदर जाता है और सीधे उस लड़की के स्टडी रूम तक पहुंच जाता है। बाप रे। अब जब लड़की उसे अचानक वहां देखती है तो जाहिर है वो चौंकी होगी, लेकिन राहुल बहुत ही शांति से झूठ बोलता है कि उसे उसकी माँ ने किसी काम से भेजा है। ये वो पल था जहां शायद लड़की के दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए थी, लेकिन वो जो फेमिलियरिटी थी ना, उस पूर्व परिचय ने उस शुरुआती अलार्म को दबा दिया। और मैं आपको बताऊं, अपराधी बिल्कुल इसी पल का इंतजार करते हैं। अच्छा। हाँ, वो उस शुरुआती हिचकिचाहट का पूरा फायदा उठाते हैं ताकि कोई शोर न मचे। मतलब जब कोई इंसान जाना पहचाना होता है तो हमारा दिमाग तुरंत किसी हमले की कल्पना नहीं कर पाता। हम लॉजिक ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल, हम तार्किक कारण ढूंढते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ क्यों है। लेकिन वो तार्किक कारण बहुत जल्दी एक खौफनाक सच्चाई में बदल जाता है। क्या हुआ वहां? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बताती हैं कि राहुल ने उस लड़की से पैसों की मांग की और जब लड़की ने मना किया, उससे सवाल किए तो बहस शुरू हो गई। हाँ। और इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक चोरी या लूटपाट नहीं थी, वो एक भयानक और क्रूर हमले में बदल गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं आया था। तो उसने हमला कैसे किया? उसने उसी कमरे में पड़ी एक साधारण सी मोबाइल चार्जिंग केबल उठाई और उससे लड़की का गला घोटना शुरू कर दिया। हे भगवान। और फॉरेंसिक और पुलिस रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि हत्या से पहले या उस दौरान यौन उत्पीड़न भी किया गया। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब ये क्रूरता का वो स्तर है जो इस मामले को एक साधारण चोरी से बहुत आगे ले जाता है। बिल्कुल। और देखिए, चार्जिंग केबल का हथियार के रूप में इस्तेमाल होना ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की सामान्य वस्तुएं एक हिंसक मानसिकता के हाथ में पड़कर जानलेवा बन सकती हैं। सही कहा। मतलब जो इंसान कुछ पलों पहले तक एक परिचित सहायक था, वो अचानक से एक क्रूर हमलावर बन गया। ये परिस्थिति का बहुत तेजी से और खतरनाक तरीके से बिगड़ना है। और ये क्रूरता यही नहीं रुकती। हत्या करने के बाद भी वो आदमी घबराकर भागता नहीं है। अच्छा, तो वो क्या करता है? पुलिस की थ्योरी और घटनास्थल के जो सबूत हैं वो बताते हैं कि वो बहुत ही ठंडे दिमाग से उस लड़की के शव को घसीटकर नीचे की मंजिल पर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वहां परिवार का डिजिटल लॉकर रखा था। अब आप जरा इस मानसिकता की कल्पना कीजिए। वो उस बेजान लड़की के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके वो लॉकर खोलने की कोशिश करता है। अरे बाप रे, ये तो एकदम। हाँ, और जब बायोमेट्रिक लॉक उस फिंगरप्रिंट को स्वीकार नहीं करता, तब जाकर वो घर में रखे औजारों से उस लॉकर को तोड़ता है और वहां से कैश और गहने निकाल लेता है। ये तो एक अजीब सा ठहराव और दुस्साहस है। मतलब उसे पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं था। बिल्कुल। अब यहाँ मैं हमारे स्रोतों में मौजूद एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ आना चाहता हूँ। कौन सा विरोधाभास? जब हम इस क्रूरता के पीछे के असली मकसद को खंगालते हैं ना, तो आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स दो अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिखते हैं। अच्छा, वो दो दिशाएं क्या है? देखिए, एक तरफ पुलिस की जांच का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर है कि राहुल को कुछ समय पहले ही नौकरी से निकाला गया था। तो कुछ आर्टिकल्स इशारा करते हैं कि नौकरी से निकाले जाने की वजह से उसके अंदर परिवार के प्रति एक गहरा आक्रोश था, बदला लेने की भावना थी। ठीक है, ये एक थियरी हो गई। हाँ, लेकिन वही दूसरी तरफ जो वित्तीय रिकॉर्ड्स और साइबर इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स हैं, वो एक पूरी तरह से अलग कहानी बयां करती हैं। वो क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल को ऑनलाइन जुए की भयंकर लत लग चुकी थी और वो बहुत भारी कर्ज में डूबा हुआ था। ओ, ऑनलाइन गैम्बलिंग। बिल्कुल। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक नौकरी से निकाले गए कर्मचारी का गुस्सा था, या फिर सट्टेबाजी के कर्ज ने जो हताशा पैदा की, उसने उसे एक सुनियोजित कातिल बना दिया? मैं कहूंगी कि इन दोनों पहलुओं को अलग अलग देखने के बजाय ना, क्रिमिनल साइकोलॉजी हमें इन्हें एक साथ जोड़कर देखने का नजरिया देती है। वो कैसे? अगर हम सिर्फ ऑनलाइन जुए की लत वाले रिसर्च पेपर्स को देखें तो हम पाएंगे कि जुए का कर्ज इंसान के दिमाग की तार्किक सोच को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। मतलब इंसान लॉजिकली सोच ही नहीं पाता? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है जहां भविष्य के परिणाम, जैसे कि पुलिस का डर या जेल जाने का डर, ये सब पूरी तरह से धुंधले हो जाते हैं। व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज हावी रहती है कि मुझे तुरंत पैसे चाहिए, बस। कर्ज का तनाव उनके रिस्क असेसमेंट सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर देता है। यानी वो पैसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि अगर आज पैसे नहीं मिले तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। एकदम सही। लेकिन जब इस भयंकर आर्थिक हताशा में नौकरी से निकाले जाने का व्यक्तिगत गुस्सा या रिसेंटमेंट मिल जाता है ना,
तो ये एक बेहद विस्फोटक मिश्रण बन जाता है। मतलब सिर्फ पैसों की जरूरत शायद उसे एक साधारण चोर बना दी। वो शायद तब आता जब घर में कोई ना हो। बिल्कुल, लेकिन उसने वो समय चुना जब उसे पता था कि लड़की घर में होगी। ये बात तो है। और जो क्रूरता उसने दिखाई, यौन उत्पीड़न करना, चार्जिंग केबल से गला घोटना और फिर शव का फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की कोशिश करना, ये सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं हो सकती। तो ये क्या है? ये दिखाता है कि उसके अंदर की सहानुभूति, जो एम्पैथी होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। नौकरी से निकाले जाने के गुस्से ने शायद उसे ये सोचने पे मजबूर कर दिया होगा कि इस परिवार के पास इतना पैसा है और ये इसके हकदार नहीं है, या उन्होंने उसके साथ अन्याय किया है। हाँ, और इसी भावना ने उस लड़की को उसके दिमाग में एक इंसान से घटाकर सिर्फ एक रुकावट बना दिया। ये विश्लेषण तो उन दोनों थ्योरीज को बहुत ही तार्किक ढंग से जोड़ता है। मतलब जुए की लत ने उसे अपराध करने का कारण दिया और व्यक्तिगत गुस्से ने उसे उस अपराध को इतनी बर्बरता से अंजाम देने की एक तरह से अनुमति दे दी। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। अब वापस घटना पर आते हैं। घटना के कुछ घंटों बाद जब माता पिता अपना जिम रूटीन खत्म करके वापस लौटते हैं तो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। घर का दरवाजा खुलता है, एक अजीब सा सन्नाटा है, घर का सामान बिखरा हुआ है, लॉकर टूटा हुआ है और फिर वो अपनी बेटी का शव देखते हैं। ये बहुत ही दिल दहला देने वाला है। हाँ, मतलब वो बेटी जिसके साथ कुछ घंटों पहले तक वो चाय पी रहे थे, ये एक ऐसा दृश्य है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। उस घर की चार दीवारी जिसे उन्होंने दुनिया की हर बुरी नजर से बचाने के लिए बनाया था, वही जगह एक खौफनाक अपराध स्थल में बदल गई। मेरा मानना है कि ये किसी भी इंसान के लिए सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक आघात है। बिल्कुल। खैर, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आकर वो तकनीक, वो जो सर्वेलेंस सिस्टम था, वो आखिरकार काम आता है। अच्छा, कैसे? बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती है। कैमरे में राहुल को सुबह अंदर जाते हुए स्पष्ट देखा जाता है। और सबसे अहम सुराग ये मिलता है कि जब वो बाहर निकला तो उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। ओह, तो उसने पहले से प्लानिंग की थी। हाँ, पुलिस की टीमें तुरंत हरकत में आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मुखबिरों का जाल बिछाया जाता है और चंद घंटों के भीतर ही राहुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो भागने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, वो दिल्ली छोड़कर भागने की फिराक में था। अपराध का इतनी जल्दी सुलझना और अपराधी का पकड़ा जाना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लगी ना, वो राहुल का एक बालिया बयान है। उसने क्या कहा पूछताछ में? जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। वो बहुत ही ठंडे दिमाग से एक बात कहता है। वो कहता है, अगर दिल्ली ने मुझे पैसे दे दिए होते तो ये सब नहीं होता। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बयान इस पूरे केस का सबसे डार्क और सबसे ज्यादा अध्ययन करने लायक पहलू है। सच में, मतलब ये बयान पढ़ते हुए जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो है विक्टिम ब्लेमिंग का सबसे क्रूर रूप। बिल्कुल, वो आदमी अपनी इतनी बड़ी क्रूरता, एक युवा लड़की की जान लेने की जरा सी भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। वो तो ऐसा पेश कर रहा है मानो हत्या करना उसका कोई व्यक्तिगत निर्णय था ही नहीं, वो तो बस हालात का मारा था। वो पूरा का पूरा दोष उस मृत लड़की पर डाल रहा है। वो कह रहा है कि चूंकि लड़की ने उसे पैसे नहीं दिए, इसलिए जो कुछ भी हुआ वो उसकी अपनी गलती का नतीजा है। देखिए, जब हम क्रिमिनल साइकोलॉजी के सोर्सेज और क्रिमिनल्स के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स का अध्ययन करते हैं ना, हाँ, तो ये पैटर्न बार बार सामने आता है। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो, खुद को अपनी ही कहानी का विलेन नहीं मानना चाहता। उसे आईने में खुद का सामना तो करना ही है। बिल्कुल, इसलिए ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद अपराधी का दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है। वो अपनी सहानुभूति को, अपने एम्पैथी स्विच को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और एक झूठा नैरेटिव गढ़ लेते हैं। मतलब वो खुद को ये समझा लेते हैं कि जो हुआ वो अपरिहार्य था, उसे टाला नहीं जा सकता था। एग्जैक्टली। उनका दिमाग उन्हें समझाता है कि उनके पास और कोई विकल्प था ही नहीं। बाप रे। राहुल का ये जो बयान है कि अगर पैसे मिल जाते तो ये नहीं होता, दरअसल ये खुद को तसल्ली देने और अपने अपराध को सही ठहराने की एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि स्थिति पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, बल्कि
पीड़ित लड़की के व्यवहार ने उसे वो सब करने के लिए उकसाया। वो अपनी क्रूरता को एक चॉइस नहीं बल्कि एक रिएक्शन मान रहा है। बिल्कुल, ये क्रिमिनल माइंडसेट का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, जहां अपराधी अपने कृत्यों के नैतिक बोझ से बचने के लिए सारी जिम्मेदारी दूसरों पर या परिस्थितियों पर डाल देता है। ये सच में बहुत ही खौफनाक है कि कैसे एक इंसान का दिमाग इतनी आसानी से सच्चाई को तोड़ मरोड़ सकता है। सही कहा। तो इन सभी सोर्सेज, पुलिस रिपोर्ट्स और मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों से गुजरने के बाद हम इस विस्तृत चर्चा के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा घर जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था, वहां यूपीएससी की तैयारी करती एक होनहार लड़की की हत्या हो जाती है। ये घटना सिर्फ दक्षिण दिल्ली के एक परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हाँ, एक व्यापक सामाजिक चेतावनी। हमारे पास मौजूद ये सारे रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स यही चीख कर कह रहे हैं कि हम तकनीक और भारी सुरक्षा पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जिन लोगों को हम अपने घरों के अंदर का रास्ता दे देते हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर हम अक्सर बहुत लापरवाह होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ये घटना दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन जुए की छुपी हुई लत एक इंसान को आर्थिक हताशा के ऐसे दलदल में धकेल सकती है जहां वो एक क्रूर दरिंदे में तब्दील हो जाता है। और मैं ये कहूंगी कि ये पूरा विश्लेषण इस बात को बहुत गहराई से रेखांकित करता है कि भरोसा और सुरक्षा ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बहुत सही बात कही आपने। आधुनिक शहरी जीवन में हम बहुत से लोगों पर निर्भर होते हैं। सफाई कर्मचारी हो गए, ड्राइवर, कुक, हम उन्हें अपने घरों का, अपने निजी जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन इस भरोसे की कोई गारंटी नहीं होती। बाहरी दुनिया से बचाने वाली हमारी सबसे मजबूत दीवारें भी तब बेमानी हो जाती हैं जब खतरा उसी दरवाजे से चलकर अंदर आता है जिसे हम खुद अपने हाथों से खोलते हैं। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां हमें आज की इस चर्चा के अंतिम विचार पर आना चाहिए। एक ऐसा विचार जो शायद हमारे इन सोर्सेज में तो नहीं लिखा है, लेकिन इस पूरी घटना को समझने के बाद अपने आप जहन में उभरता है। वो क्या है? देखिए, ये इंसानी फितरत है कि हम अपनी जिंदगी को आसान, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए एक दिनचर्या बनाते हैं, एक फिक्स रूटीन। जैसे इस परिवार का रोजाना सुबह एक ही तय समय पर जिम जाना। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सामान्य, अनुशासित और अच्छी आदत लगती है। इससे हमें लगता है कि हमारे जीवन पर हमारा नियंत्रण है। हाँ, वो तो है। हद तक हथियार बन सकता है। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना आज के इस दौर में बेहद जरूरी हो गया है। हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। तो आज